क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जड़, तना, पत्ती तथा पुष्पक्रम के बारे में डिटेल्ड बताया जा चुका है। आज इसी कड़ी में हम पुष्प को पढ़ाने वाले हैं। पुष्प क्या होता है? जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं और फेनोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं। पुष्प है क्या? वास्तव में पुष्प पौधे का जनन अंग है और एक पुष्प के 4 भाग प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होते हैं। उनमें से बाह्यदल पुंज, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, दल पुंज, जिसे हम कोरोला कहते हैं, एंडूशियम, जिसे हम पुमंग कहते हैं, जायांग या स्त्री केसर, जिसे हम गाइनोशियम या पिस्टिल कहते हैं। इस तरह से पुष्प के प्रमुख रूप से 4 भाग कैलिक्स, करोला, एंडूशियम और गाइनोशियम होते हैं। इनमें से कैलिक्स और कोरोला संयुक्त रूप से अतिरिक्त या सहायक अंग कहलाते हैं। इन्हें हम एसेसरी ऑर्गन के रूप में जानते हैं, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला पुष्प की जनन प्रक्रिया में उनका कोई सीधा सरोकार नहीं होता है, केवल सहायतार्थ उपस्थित होते हैं। अर्थात ये केवल जननांगों की सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करते हैं और पॉलिनेशन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुमंग तथा जायांग पुष्प के जनन अंग या आवश्यक अंग, हम इसे रिप्रोडक्टिव या इसेंशियल ऑर्गन कह सकते हैं। इनका कार्य नर और स्त्री युग्मकों का निर्माण करना तथा बीज का निर्माण करना होता है। जब भी हम पुष्प का अध्ययन करते हैं तो पुष्प के अध्ययन के लिए तकनीकी शब्दों का अध्ययन आवश्यक होता है। अर्थात हम जब भी किसी पुष्प का वर्णन करते हैं तो उसे सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, वर्णन करते हैं। चलिए जानते हैं पुष्प क्या है, पुष्प के कितने भाग होते हैं और प्रत्येक भाग की क्या विशेषताएं होती हैं और इन भागों को हम किस तरह से सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में वर्णन करते हैं। जैसा कि अभी आपको हमने बताया है, पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। किसी भी पुष्प का आधार या पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग थैलमस, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन भाग से 4 प्रकार के पुष्पपत्र या फ्लोरल लीव्स निकलती हैं, जिन्हें हम बाह्यदल, दल, पुंकेसर और अंडाशय के नाम से जानते हैं। बाह्यदलों की यूनिट सेपल होती है, दलों की यूनिट पेटल होती है और पुंकेसर तथा अंडाशय ये पुष्प के क्रमशः नर और मादा भाग होते हैं। बाह्य दलों के समूह को हम कैलिक्स कहते हैं, दलों के समूह को हम कोरोला कहते हैं, पुंकेसरों के समूह को हम एंडूशियम कहते हैं और अंडाशय के समूह को हम गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से पुष्प के प्रमुख रूप से 4 भाग हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर और अंडाशय। इनमें से बाह्य दल और दल सहायक अंग कहलाते हैं, जबकि पुंकेसर और अंडाशय को हम आवश्यक अंग के रूप में अध्ययन करते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है और अंडाशय या गाइनोशियम पुष्प का मादा भाग होता है। इस प्रकार से सबसे पहले हम जानेंगे एक लिंगी या द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं।
नाम से स्पष्ट है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, पुष्प जिनमें नर तथा मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं, अर्थात एंड्रूशियम और गाइनोशियम जब दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प को हम बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी या हर्मैफ्रोडाइट पुष्प के नाम से जानते हैं। जबकि नर या मादा किसी एक भाग के अनुपस्थित होने पर पुष्प को हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, अर्थात जब पुष्प में पुंकेसर मौजूद होते हैं तो ऐसा पुष्प मेल फ्लावर या नर पुष्प होता है, और जब पुष्प में गाइनोशियम उपस्थित होता है तो ऐसा फ्लावर फीमेल फ्लावर कहलाता है। अब पुष्प के वर्णन के लिए हमें किन किन टेक्निकल शब्द या सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पुष्प की संरचना में सिमेट्री, सममिति। सममिति क्या होती है? सममिति के आधार पर पुष्प को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एक्टिनोमॉर्फिक, या जिसे हम त्रिज्या सममित कहते हैं। त्रिज्या सममित को समझना आवश्यक है। त्रिज्या सममित या हम इसे नियमित कह सकते हैं। नाम से स्पष्ट है, जब पुष्प को केंद्र से होकर किसी भी उद्र्ग तल से दो समान अर्धभागों में विभक्त किया जा सके तो ऐसे पुष्प को नियमित या त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प के नाम से जानते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जब पुष्प को किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटने पर उसके दो सम अर्ध भाग बन जाएं तो ऐसा पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। जैसे सरसों में, गुड़हल में, टमाटर में, इनके पुष्पों को हम कहीं से भी दो भागों में, समान भागों में बांट सकते हैं। दूसरा आता है एक व्यास सममित, जाइगोमॉर्फिक या मोनोसिमेट्रिकल। नाम से स्पष्ट है, जब पुष्प को केवल दो सम अर्धभागों में बांटा जा सके तो इसे एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है, अर्थात जब पुष्प को केवल एक ही उदग्र तल से काटने पर दो सम अर्धभाग बन जाएं और अन्य स्थानों पर वह दो सम अर्धभागों में न बांटा जा सके तो ऐसे पुष्प को एक व्यास सममित पुष्प के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम जाइगोमॉर्फिक या मोनोसिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे कि मटर में, अरहर में, सेम में, अमलतास में ऐसे पुष्प होते हैं जो कि जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मोनोसिमेट्रिकल होते हैं। तीसरा आता है एसिमेट्रिकल, जिसे हम इरेगुलर पुष्प या अनियमित पुष्प कह सकते हैं, अर्थात जब पुष्प को किसी भी तल से दो समान अर्धभागों में काटना संभव न हो तो ऐसे पुष्प को हम असममित या एसिमेट्रिक फ्लावर के नाम से जानते हैं। केना में इसी प्रकार का पुष्प होता है जिसे हम कहीं से भी दो सम अर्धभागों में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। अब इन पुष्पों की सिमेट्री को डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। पहला है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुष्प को किसी भी तल से काटने पर दो सम अर्धभागों में बांटा जा सकता है। दूसरा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बना हुआ है सी डायग्राम में, जिसको हम देख सकते हैं जाइगोमॉर्फिक में जब पुष्प को केवल दो सम अर्धभागों में बांटा जा सके तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के नाम से जानते हैं। और तीसरा एक ऐसा पुष्प बना हुआ है जिसे हम किसी भी तल से दो समान अर्धभागों में नहीं बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री के आधार पर फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर के नाम से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आता है पुष्पासन पर पुष्पों का निवेशन, बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलमस। इंसर्शन कैसे कैसे हो सकता है,
उसमें सबसे पहला आता है हाइपोगाइनस, जिसे हम अधोजाय या जायांगधर के नाम से जानते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है? अधोजाय पुष्प क्या होता है? जब पुष्प के अन्य भाग जायांग के नीचे से उत्पन्न होते हैं तो ऐसे पुष्प को अधोजाय पुष्प के नाम से जानते हैं। जैसे सरसों, बैंगन, चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल कहते हैं, ये हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं। कहने का अर्थ हुआ, जब पुष्पासन पर अंडाशय सबसे ऊपर तथा पुंकेसर, दलपुंज, बाह्य दलपुंज क्रमानुसार उसके नीचे उपस्थित होते हैं, तब ऐसे पुष्प को हाइपोगाइनस पुष्प के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय तथा चक्रों को अधोवर्ती चक्र के नाम से जानते हैं। अर्थात ऐसे पुष्प के ओरी को हम अंडाशय को सुपीरियर ओरी के नाम से जानते हैं। दूसरा है इपिगाइनस फ्लावर, जिसे हम जायंगोपरिक पुष्प के नाम से जानते हैं। जब पुष्पासन प्याले के समान गहरा हो जाता है तथा इसके अंदर अंडाशय स्थित होता है, तब प्याले के शीर्ष से पुष्पीय पत्र निकलते हैं। इस स्थिति में अंडाशय अन्य पुष्पीय पत्रों के नीचे स्थित होता है, तब ऐसे अंडाशय को अधोवर्ती अंडाशय या इपिगाइनस कहते हैं। जैसे सेब में, सूरजमुखी और इक्जोरा के पौधों में इपिगाइनस फ्लावर होते हैं। अर्थात जब जायांग के ऊपर पुष्प के अन्य भाग उत्पन्न होते हैं, तब हम पुष्प को इपिगाइनस फ्लावर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस, जिसे हम परिजायांगी पुष्प कहते हैं, जिसमें पुष्पासन अंडाशय के चारों ओर प्यालेनुमा आकृति बना ले तथा जायांग पुष्पासन के अंदर तथा अन्य पुष्पीय चक्र प्याले के किनारे पर स्थित होते हैं। ऐसे अंडाशय को, जो सभी पुष्पीय पत्रों के नीचे स्थित होता है, पेरीगाइनस अंडाशय कहते हैं। जैसे कि अशोक में, गुलमोहर, मटर और सेम में परिजायांगी पुष्प होते हैं। कहने का अर्थ हुआ, जब जायांग तथा पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन पर समान स्थिति में उत्पन्न होते हैं, तब ऐसे पुष्प को हम पेरीगाइनस पुष्प के नाम से जानते हैं। डायग्राम के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि हाइपोगाइनस फ्लावर क्या है और पेरीगाइनस फ्लावर क्या है, इपिगाइनस फ्लावर क्या है। इससे स्पष्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हाइपोगाइनस में कैलिक्स और करोला आप देख सकते हैं कि अंडाशय के नीचे से निकल रहे हैं, अंडाशय इनके ऊपर स्थित है। अब आता है पुष्पों में से ब्रैक्टिएट और ईब्रैक्टिएट पुष्प से क्या समझते हैं, सहपत्री और असहपत्री पुष्प क्या होते हैं। ब्रैक्टिएट एंड ईब्रैक्टिएट फ्लावर। सहपत्र क्या होता है? सहपत्र छोटी पत्ती नुमा रचनाएं हैं जिनके अक्ष में पुष्प विकसित होता है। सहपत्र और पुष्प के बीच छोटी सहपत्र की रचनाएं होने पर उन्हें हम ब्रैक्टियोल या सहपत्रिकाएं कहते हैं। जब पुष्प में सहपत्र उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को हम सहपत्री पुष्प या ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, और सहपत्र के न होने पर ऐसे पुष्प को हम ईब्रैक्टिएट फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो जब सहपत्र होता है तो सहपत्री, और जब नहीं होता है तो असहपत्री पुष्प कहलाता है। उसके बाद आता है कैलिक्स। जैसा कि आपको अभी बताया जा चुका है कि कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय पत्रों के प्रथम चक्र को हम कैलिक्स या बाह्य दल पुंज कहते हैं। जब बाह्य दलों का यह बना होता है, प्रायः बाह्य दल छोटे तथा हरे रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी बाह्य दल रंगीन और आकर्षक भी होते हैं। जब बाह्य दल रंगीन और आकर्षक हो जाते हैं तब उन्हें हम पेटलॉइड या दलाव कहते हैं, और जब दलाव एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तब उन्हें हम पृथक बाह्यदली या पॉलीसेप्लस कहते हैं। लेकिन जब बाह्य दल आपस में जुड़े होते हैं
तब उन्हें हम संयुक्त बाह्यदली या गैमोसेप्लस कहते हैं। जब ये पुष्प के खिलते ही गिर जाते हैं, बाह्यदल गिर जाते हैं, तब उन्हें हम शीघ्रपाती या कार्डकस कहते हैं। और अधिक समय तक जब लगे रहते हैं तब उन्हें हम डेसिडुअस या पर्णपाती कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये बाह्यदल फल बनने के बाद तक लगे रहते हैं, तब उन्हें हम परसिस्टेंट या चिरलग्न बाह्यदल के नाम से जानते हैं। तो बाह्यदल सबसे बाहरी चक्र होता है और पुष्प के प्रायः नीचे की तरफ होता है, बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है। बाह्यदल को बनाने वाली इकाइयों को हम सेपल कहते हैं। सेपल के समूह को हम कैलिक्स या बाह्यदल पुंज कहते हैं। गैमोसेप्लस युक्त बाह्यदली अर्थात जब पुष्प के सभी बाह्यदल आपस में संयुक्त हों तो उसे युक्त बाह्यदली कहते हैं। जैसे बैंगन में, धतूरा में ये गैमोसेप्लस होते हैं। जबकि पृथक बाह्यदली या पॉलीसेप्लस क्या होता है, यदि किसी पुष्प के बाह्यदल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तब उन्हें पृथक बाह्यदली या पॉलीसेप्लस बाह्यदल के नाम से जानते हैं। आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि पहला डायग्राम जिसमें कैलिक्स जुड़े हुए हैं उन्हें हम गैमोसेप्लस कह रहे हैं, और जब आपस में जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं, तब उन्हें हम पॉलीसेप्लस कहते हैं। यदि बाह्यदल पुष्प कलिका के खिलते ही झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तब उन्हें कार्डकस कहते हैं। जैसे अफीम में यदि बाह्यदल पुष्प खिलने के बाद परागण होने तक पुष्प में लगे रहते हैं, तब उन्हें हम डेसिडुअस या पर्णपाती कहते हैं। जैसे सरसों और मूली में। लेकिन यदि बाह्यदल फल बन जाने पर भी नहीं गिरते हैं, लगे रहते हैं, तब उन्हें चिरलग्न या परसिस्टेंट कहते हैं। जैसे आपने बैंगन में देखा होगा, टमाटर में देखा होगा, मिर्च में देखा होगा कि बाह्यदल इनमें लगे रह जाते हैं फल बनने के बाद भी। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बाह्यदल के भी नीचे सहपत्रिकाओं का एक और भी चक्र उपस्थित होता है, तब उन्हें हम अनुबाह्यदल या इपीकैलिक्स के नाम से जानते हैं। और ये आप मालवेसी कुल का पौधा चाइना रोज या गुड़हल, जिसे हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के नाम से जानते हैं, उसमें आप देख सकते हैं उसमें कैलिक्स के अलावा भी एक चक्र होता है जिसे हम इपीकैलिक्स या अनुबाह्यदल के नाम से जानते हैं। फिर आता है दलों के बाद, बाह्यदलों के बाद दलपुंज या कोरोला। पुष्प के पुष्पासन पर स्थित दूसरा पुष्पचक्र कोरोला या दलपुंज कहलाता है। इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं इन्हें हम दल या पेटल कहते हैं। प्रायः ये रंगीन या आकर्षक रंगों वाले होते हैं, परंतु कुछ पुष्पों में ये हरा रंग लिए होते हैं, तब इन्हें हम सेप्लॉयड या बाह्यदलाप कहते हैं। जिस पुष्प में सारे दल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तब उन्हें हम पृथक दलीय या पॉलीपेटलस कहते हैं। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें कि दल आपस में जुड़े होते हैं, तब उन्हें हम संयुक्त दली या गैमोपेटलस के नाम से जानते हैं। बाह्यदलों की तरह दल भी शीघ्रपाती यानी कार्डकस, पर्णपाती यानी डेसिडुअस और चिरलग्न यानी परसिस्टेंट यह भी हो सकते हैं। दल अपने भड़कीले रंग, सुगंध तथा मकरंद ग्रंथियों से निकलने वाले मकरंद के कारण कीट और अन्य जंतु जंतुओं को पुष्प की ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने का मुख्य उद्देश्य होता है उनमें परपरागण की क्रिया संपन्न हो सके। तो बाह्यदल के बाद दल आ गया। दलों के समूह को हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज को इंग्लिश में कोरोला कहा जाता है और इसकी यूनिट को हम पेटल के नाम से जानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है पुष्पदल विन्यास, एस्टिवेशन ऑफ कोरोला। एस्टिवेशन ऑफ कोरोला को बहुत ध्यान से समझना है। एस्टिवेशन होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। बात करते हैं अब कि एस्टिवेशन क्या है, दलपुंज का विन्यास कैसे होता है। तो कलिका में बाह्यदलों और दलों के परस्पर सापेक्षिक विन्यास को हम एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास कहते हैं, और यह कई प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है कोर स्पर्शी
जिसे हम वाल्वेट कहते हैं। इसमें बाह्य दल या दल एक दूसरे के अति निकट होते हैं किंतु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। निकटता तो रहती है मगर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, जैसे सरसों के दलों में ऐसा होता है। वाल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन होता है। दूसरा आता है ट्विस्टेड, जिसे हम व्यायवर्तित के नाम से जानते हैं। इनमें दल या बाह्य दल का एक भाग अपने पड़ोसी दल के कुछ भाग को ढक लेता है और इसका दूसरा भाग पिछले दल से स्वयं ढक जाता है। अर्थात इसमें दल संलग्न दल से कुछ भाग को ढके रहते हैं और दूसरा भाग पिछले दल से ढका हुआ रहता है। ऐसा एस्टिवेशन ट्विस्टेड कहलाता है। तीसरा आता है इम्ब्रिकेट। इसमें दल या बाह्य दल के दोनों किनारे पड़ोसी दो दलों या बाह्य दल के किनारों से ढके रहते हैं और एक अन्य दल या बाह्य दल के दोनों किनारे संलग्न दलों के किनारों को ढके रहते हैं। शेष दलों में एक किनारा पास के दल के तट से ढका रहता है और दूसरा पास के दल के किनारे को ढकता है। इस प्रकार का विन्यास अमलतास में मिलता है। क्विंक्विंशियल है अगला। यह कोरछादी दल का विन्यास एक प्रकार से होता है। इसमें जब दो पुष्पदल के दोनों किनारे ढके हों, अन्य दो बाह्य दल के दोनों किनारे बाहर हों तथा शेष एक बाह्य दल का एक तट ढका और दूसरा बाहरी होता है तो उसे हम क्विंक्विंशियल के नाम से जानते हैं, जैसे अमरूद में। उसके बाद लास्ट में है ध्वजिक। इस प्रकार के विन्यास में 5 दल होते हैं। इसमें पश्च ध्वजिक या वैक्जिलम सबसे बड़ा होता है, जो दोनों पक्षकों यानी एली को ढके रहता है। शेष 2 पुष्पदल आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि इनके दोनों स्वतंत्र किनारे पार्श्व दलों के किनारों को ढके रहते हैं। इस तरह से पुष्पदल विन्यास में आपने 5 प्रकार के पुष्पदल विन्यास को देखा और डायग्राम से आप स्पष्ट देख सकते हैं। पहला वाल्वेट है, जिसमें दल या बाह्य दल दोनों के लिए विन्यास होता है, इसीलिए कॉमन रूप से आप दल और बाह्य दल दोनों के लिए समझ लीजिए इसे। वाल्वेट में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे के पास हैं, निकट हैं, लेकिन कोई किसी को ढकता नहीं है। दूसरा ट्विस्टेड बना है, तीसरा इम्ब्रिकेट बना है, चौथा क्विंक्विंशियल बना है और पांचवा वैक्जिलरी या जिसे हम ध्वजिक कहते हैं। और इस प्रकार का ध्वजिक वाला विन्यास ये आप मटर में देख सकते हैं और अरहर में देख सकते हैं। इसी प्रकार का विन्यास पाया जाता है। इस तरह से आज इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपने पुष्प क्या है, पुष्प के वर्णन करने के लिए किस सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के माध्यम से हम किसी पुष्प का वर्णन करते हैं, यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब अगला टॉपिक इसी से संबंधित है, जिसको हम अगले वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे। दलों की आकृति। दलों की आकृति भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी पुष्प के वर्णन को करने के लिए। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से इसका अगला भाग प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।